साथियों नमस्कार। माई सेल्फ सुनील कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज मानिकपुर, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट। आपने पूर्ववर्ती समय में मेरे भिन्न वीडियोस को देखा जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सल्तनत कालीन इतिहास को रेखांकित करता था। आज के वीडियो में जो हम फोकस कर रहे हैं वह है मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत अर्थात किन ग्रंथों से हमें किन शासकों के शासन काल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, किस इतिहासकार ने किस मुगल शासक के किस कालक्रम के रेखांकित किया है, इस बात की जानकारी के लिए जो मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, आज उस पर हम प्रकाश डालेंगे। आप मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक से हम प्रारंभ करते हैं बाबर। और प्रथम बाबर की रचना जो है, बाबर की आत्मकथा के रूप में जो तुजुक ए बाबरी है, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, यह बाबर की आत्मकथा, इसके अंतर्गत हमें भारत के संदर्भ में यहाँ की जलवायु, राजनीतिक स्थिति, जनजीवन के साथ साथ जो प्रांतीय राज्य थे, गुजरात, मालवा, बंगाल, बहमनी के मुस्लिम राज्य, विजयनगर के हिंदू राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा, इसका अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेब्रिज ने किया। इस कड़ी के अगले सोपान में जो रचना है तारीख-ए-रशीदी, वह मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा लिखी गई, जो कि बाबर का मौसेरा भाई था, बाबर का संबंधी था। इस ग्रंथ से हमें बाबर व हुमायूं के जीवन को उसने स्वयं देखा था और शेर शाह के उस दौर को भी देखा जिसमें वह हुमायूं से संघर्ष करता था। तो इस ग्रंथ से हमें बाबर, हुमायूं, शेर शाह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस स्रोत के आधार पर हम मुगल शासकों के जो काल अनुक्रम है उसको रेखांकित करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किस इतिहासकार ने, किस लेखक ने कौन सा ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ की प्रासंगिकता में किस मुगल बादशाह को उसने कवर किया। अगली रचना कानून-ए-हुमायूनी, यह लिखी गई गयासुद्दीन मोहम्मद खोदमीर के द्वारा। यह एकमात्र था ऐसा जो प्रमाणिक ग्रंथ जो हुमायूं के शासन की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है, कानून-ए-हुमायूनी के माध्यम से। यह चूंकि इसकी प्रामाणिकता इसलिए है कि यह हुमायूं के आदेश पर ही लिखी गई थी। हुमायूं ने ही जब आदेश दिया तब मोहम्मद खोदमीर ने कानून-ए-हुमायूनी की रचना की। दरबारी इतिहासकार होने के कारण कौन? मोहम्मद खोदमीर हुमायूं का दरबारी इतिहासकार होने के कारण हुमायूं का इसने यशोगान भरपूर किया है। हुमायूं की इसने जय जय एक सीमा तक जरूर की है और उसने हुमायूं को सिकंदर-ए-आजम और खुदा का शाया तक की उपाधि दी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली महत्वपूर्ण रचना हुमायूंनामा, इसकी रचना की गुलबदन बेगम ने, जो कि मुगल शासक बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। फारसी भाषा में लिखा गया। गुलबदन ने अपनी वृद्धावस्था में स्मृति के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा। इस कारण इसकी विश्वसनीयता बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जाती।
और जो इसमें जो आपको मिल रहा है जानकारी वह बाबर के चरित्र व हुमायूं के 1555 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। इसकी एकमात्र पांडुलिपि जो है वह लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में उपलब्ध है। अगली रचना मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी के ताज किरातुल वाक़ियात, यह जो इसके लेखक हैं जौहर आफ्ताब बची। जौहर आफ्ताब बची यह हुमायूं का व्यक्तिगत सेवक था। जौहर आफ्ताब बची हुमायूं का व्यक्तिगत सेवक था और इसने अपनी वृद्धावस्था में भी इसने भी इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन यह हुमायूं के शासनकाल का प्रमाणिक ग्रंथ था, क्योंकि यह हुमायूं के जो ईरान प्रवास के दौरान उसके भारत आगमन से लेकर हुमायूं की मृत्यु तक उसके साथ था, तो हुमायूं के शासनकाल की प्रमाणिकता इसके ग्रंथ से सिद्ध होती है। अगली रचना तारीख ए शेरशाही, जिसे हम तोहफा ए अकबर शाही भी कहते हैं, इसके रचनाकार लेखक हैं अब्बास खां सरवानी। यह अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में लिखा गया और इसमें शेर शाह सूरी के शासनकाल और उनकी नीतियों का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट है वाक़ियात ए मुस्ताकी। यह शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखा गया फारसी भाषा में ग्रंथ है। इसमें भी शेर शाह सूरी और उनके उत्तराधिकारी का वर्णन निहित है। देखिए, आप कालक्रम से देखिए किस प्रकार से बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, जिस प्रकार से मुगल शासक का कालक्रम है, उसी प्रकार से इनके जो लिखने वाले जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली रचना तारीख ए शाही, यह अहमद यादगार द्वारा रचित ग्रंथ शेर शाह द्वारा किए गए अभियान की जानकारी और इसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं। महत्वपूर्ण ग्रंथ अकबरनामा, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का यह विद्वान। कई ग्रंथों की रचना इसने फारसी में की। कई संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया अबुल फजल ने। मुगल काल के इतिहास को जानकारी को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह आपका अकबरनामा। इसमें थोड़ा सा हम अबुल फजल के इतिहास पर प्रकाश डालें। जैसा कि अबुल फजल का जन्म हो रहा है 24 जनवरी 1551 में और यह शेख मुबारक अरबी के पुत्र, फैजी इनका बड़ा भाई, शेख मुबारक नागौरी से शिक्षा प्राप्त की। फैजी ने ही इनको अकबर के दरबार में स्थान दिलाया और 4000 मनसबदार का यह ओहदा प्राप्त किया अबुल फजल ने अपनी कार्यों के माध्यम से। अबुल फजल अकबर का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था। सलीम जो अगला शासक है मुगल कालीन भारतीय इतिहास में, जिसे जहांगीर के नाम से जाना गया, अकबर के द्वारा अबुल फजल को जो स्नेह था वह उससे नहीं देखा जाता था और उसी के एक वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी 1602 में और इस प्रकार से भारतीय इतिहास का जो एक इतिहासकार है अबुल फजल, वह सूद जो है डूब गया। तो आशय कहने का यह है कि अपने कार्यों से, अपनी नीतियों के माध्यम से अबुल फजल ने
विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के ग्रंथों की फारसी में रचना की, कई प्रकार के संस्कृत ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया और अपनी इस कार्य को उसने रेखांकित किया। अब जो महत्वपूर्ण आयाम आईने अकबरी भी अबुल फजल के द्वारा लिखित कृति। अब इसमें अकबर के शासन प्रबंध नियम आदि का वर्णन है। इसमें किसी प्रकार का राजनैतिक इतिहास नहीं है, अपितु साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला आदि का विवरण है इस आईने अकबरी में, जो कि अबुल फजल के द्वारा रचित है। इस प्रकार से हमें आईने अकबरी से अकबर के शासन, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आईने अकबरी को अकबर कालीन गजेटियर भी कहा जाता है और इस प्रकार से अबुल फजल की यह रचना आईने अकबरी मुगल कालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शोध के रूप में काबिज हुई। अगली रचना तबकाते अकबरी, जिसको लेखक है निजामुद्दीन अहमद। यह अकबर का मीर बख्शी था, अकबर का मीर बख्शी था और यह 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में जो है भारत में मुस्लिम शासक से लेके दिल्ली के सुल्तानों तक का वर्णन, द्वितीय भाग में बाबर से लेके अकबर के 39वें शासनकाल तक वर्णन, अर्थात अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, तो 39वें शासनकाल अर्थात 1595 ईस्वी तक के वर्णन तबकाते अकबरी के द्वितीय भाग में है। और तृतीय भाग में प्रांतीय राज्यों मालवा और गुजरात के इतिहास का वर्णन है। फरिश्ता ने भी अपने लेखन में इस तबकाते अकबरी का प्रयोग किया है और इतिहासकार डाउसन ने तो इसे आदर्श इतिहास स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से इसकी प्रामाणिकता पर भी मोहर लग रही है कि फरिश्ता ने अपने लेखन में भी इसका सहारा लिया और इतिहासकार डाउसन ने भी इसे आदर्श इतिहास स्वीकार किया। आत्मकथा की यह कड़ी आपने जो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के रूप में देखी, इसी प्रकार से बादशाह जहांगीर की आत्मकथा भी मुगल कालीन भारतीय इतिहास का स्रोत, जिसे हम भारतीय इतिहास में तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं, तुजके जहांगीरी। अब जहांगीर ने इसे अपने शासनकाल के 17वें वर्ष में लिखा। बाद में स्वास्थ्य इसका जब खराब हो गया तो इसने इसको लिखने का दायित्व जो है मीर बख्शी, जो जहांगीर का मीर बख्शी मोतमिद खां था, उसको दिया और उसने इस जहांगीर के शासनकाल की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को लिखकर इसकी इतिश्री की। अगली रचना इकबालनामा, वही मोतमिद खां जिसने जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी को पूर्ण किया। यह पर्शिया का निवासी था और भारत में जहांगीर को अपनी इसने सेवाएं दी। यह 3 भागों में है। अमीर तैमूर से लेकर बाबर हुमायूं तक का इतिहास प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में बादशाह अकबर का इतिहास और तृतीय भाग में बादशाह जहांगीर का इतिहास को इसने लिखा। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात इसे शाहजहां का भी संरक्षण प्राप्त हुआ। तब इसने बेगम नूरजहां, जो जहांगीर की बेगम थी,
की आलोचना की। अतः शाहजहां के इतिहास को पढ़ने के समय इसकी जो प्रमाणिकता है इकबालनामा, वो उसको सावधानी से समझना चाहिए, उसको एक प्रकार से अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर भी आगे हमें बढ़ना चाहिए। मुगलकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना मुंतखब उत तवारीख, जिसे हम तारीख ए बदायूनी भी कहते हैं, यह रचनाकार लेखक इसके हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी के इतिहास पर हम थोड़ा प्रकाश डालें। जन्म इनका हो रहा है 21 अगस्त 1540। ये अबुल फजल, फैजी, ये सब समकालीन थे। जैसे मैंने बताया कि अबुल फजल का जन्म 1551, अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म 1540। तो अबुल फजल और फैजी के ने साथ में से मुबारक नागौरी से शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि यह उदार नहीं था और धार्मिक दृष्टि से कट्टर हो गया था। अकबर के समय में इसने जिस पद को सुशोभित किया वह पद था इमाम का पद। वह फारसी और संस्कृत का भी ज्ञाता था। संस्कृत के ग्रंथों में जैसे महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद इसने फारसी में करवाया और स्वयं बदायूनी ने अपने ग्रंथ को तबकाते अकबरी का एक छोटा रूप कहा। अर्थात अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने शासन काल में विभिन्न प्रकार के संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराकर मुगलकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पातशाहनामा शाहजहां के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के 3 व्यक्तियों द्वारा लिखी गई। शाहजहां के आदेश पर इसके शासनकाल में जो प्रथम बार लिखी मोहम्मद अमीन कज़वीनी को उसने इतिहास लिखने का आदेश दिया। 2 वर्ष पश्चात उसको रोककर मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे जो लिखने के लिए जो अपना इतिहास जो लिखा वह उसको रोक दिया अब्दुल मोहम्मद अमीन कज़वीनी को, और उस लिखने के लिए उन्होंने मोहम्मद वारिस को कहा जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी का शिष्य था। अर्थात पातशाहनामा को 3 दरबारी इतिहासकारों ने लिखा, मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और तीसरा इतिहास जो था मोहम्मद वारिस ने लिखा जो कि लाहौरी का शिष्य था। और चूंकि अब्दुल हमीद लाहौरी वृद्ध हो चुके थे तो उसने अपना शिष्यत्व धर्म निभाते हुए उनके इस कृत्य को पूर्ण किया। भारतीय इतिहास, मुगलकालीन भारतीय इतिहास के अगले आयाम में हम देखते हैं महत्वपूर्ण रचना मुंतखब उल लुबाब, जिसे खाफी खां ने लिखा। लेखक खाफी खां औरंगजेब के शासनकाल में यह उच्च पद पर था। बाद में यह हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क का दीवान बन गया और औरंगजेब के शासनकाल में उसने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। और जब यह ग्रंथ पूर्ण हो गया तो बाद में यह उसने मोहम्मद शाह को इस ग्रंथ को भेंट किया और इतिहासकार डॉक्टर जगन्नाथ सरकार ने भी खाफी खां को एक योग्य इतिहासकार के रूप में स्वीकार किया। अर्थात इनके ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अगली महत्वपूर्ण रचना नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन। यह एक औरंगजेब के इतिहास
को रेखांकित करने का, और वो भी विशेष रूप से दक्षिण के इतिहास पर फोकस डालने का विशेष ग्रंथ है। और इस भीमसेन ने, जो इसके रचनाकार लेखक हैं, विभिन्न समय में मुगल सरदार दाऊद खां, जोधपुर के शासक जशवंत सिंह तथा बुंदेला सरदार दलपत राव की भी सेवा की थी। खुलासत उल तवारीख, लास्ट वन इज खुलासत उल तवारीख, जिसे सुजान राय ने लिखा। यह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासन काल में जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है उस पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त हमें विभिन्न विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी जानकारी प्राप्त होती है। मुगलकालीन भारतीय इतिहास के जो तत्कालीन समय में शासकों के दरबार में आए, जैसे फ्रांसीसी यात्री वर्नियर की पुस्तक जो है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में भी भारत यात्रा का विवरण लिखा। इटली के यात्री मनुची ने हिस्टोरियो डी मोगार लिखा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम इरविन ने किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार से मित्रों, मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मैंने विभिन्न शासकों के शासन काल के अंतरम में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई अंकृत के अनुपालनार्थ आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।